औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से आज हम पाकिस्तान पिनल कोड के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट सेक्शंस शुरू हो रहे हैं, सेक्शन 22 से लेकर 39 तक हम जाएंगे। रिपीट करने की आदत है, लेकिन प्रेपोजिशंस दी हुई हैं, प्रेपोजिशंस और जजमेंट पर माशाल्लाह आप लोगों का मैंने काम देखा है, बेहतरीन तरीके से किया था। बहुत थोड़े लोगों ने तो बिल्कुल दुरुस्त किया, अक्सरियत ने कोशिश की। ये मेरी तरफ से एक नेक नियति भी है, नेक ख्वाहिश का इजहार भी है। बेटा जो कोशिश करता है अल्लाह उसे कामयाब करता है। कहा जाता है ना कि यार बोलो तो सही, जवाब तो दो, अगरचे गलत हो कोई मसला नहीं है। इससे बेटा कॉन्फिडेंस आता है। आपकी ये ख्वाहिश ज़ाहिर हो रही है ना कि आप सीखना चाहते हैं, आप लोग पढ़ना चाहते हैं, नो मैटर जवाब गलत है तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में और इसका जजमेंट का और प्रपोजिशन का ना अलग लेक्चर कर दूँ, क्योंकि टाइम ये दोनों में टाइम ज़रा ज़्यादा हो जाएगा और ये शायद मिक्स भी हो जाए। अब रिपीट का मैंने कहा था, आप लोग सेक्शन 14 का पूछ रहे थे और 21 का कि जी इनमें फ़र्क क्या है। वेरी सिंपल, इसको ना आप लॉजिकली एक चीज़ को देखें। अब पब्लिक सर्वेंट में लोगों का काफ़ी इजाफा कर गया है। कल मैंने आप लोगों को बताया स्टैंप वेंडर भी है, फिर निकाह रजिस्ट्रार साहब भी निकल है कि वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। इसमें ना एक्सटेंशन दी गई है, वुसअत दी गई है पब्लिक सर्वेंट को, जो बज़ाहिर अमूमी तौर पर आपको ये सरकार के मुलाजिम मुस्तकिल नज़र नहीं आते, लेकिन कानून ने इन्हें कह दिया है। अब देखें ना, कुछ एजाजी ओहदे होते हैं, फ़र्ज़ किया कि वज़ीर आज़म साहब, चीफ मिनिस्टर साहब एजाजी ओहदे होते हैं मुख्तलिफ लाज के ताबे। अब उनकी रिम्यूनरेशन तनख्वाह वगैरह भी होती है। अब जो समझदार सियासतदान होते हैं वो जी पहले दिन से ही लिख देते हैं कि जी हम कोई मफाद नहीं लेंगे। जो ही कोई नेक्स्ट सीट आती है या कोई ओहदा होता है, फौरन वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। अब ये हमारे चेयरमैन साहब थे यूनियन काउंसिल वगैरह के, वाइस चेयरमैन लोग थे, इनकी शायद कोई रिम्यूनरेशन होती है, तो फिर नेक्स्ट जब कोई एमपीए वगैरह का इलेक्शन होता है फौरन रिजाइन कर देते हैं। इसकी ना फिर बारीकियों में हम ज्यादा चले जाएंगे। आप लोग फर्क का पूछ रहे थे, अब देखो ना 14 में वेरी सिंपल, जो पक्का मुलाजिम है ना, जिसकी पे स्लिप जारी होती है, हमारे उस्ताद हो गए, जो पक्के हुकूमत के मुलाजिम है, प्रोफेसर साहबान हो गए, यूनिवर्सिटी के हो गए, मुस्तकिल जो परमानेंट प्रोफेसर साहबान है, उनकी 14 में आप अगर इन्हें नैरो डाउन, पहले तो मैंने आप नैरो डाउन मैंने आप लोगों को तो बताया था, जो बेहतरीन अच्छा तरीका है ना, आप जो 14 और 21 इनके दो आप ब्लॉक बना लें, एक पेज उसके दरमियान में एक लकीर खींच लें, देखें उसमें क्या क्या है। सबसे बेस्ट तरीका, मजीद अगर एक्सप्लेन डिफाइन करना चाहते हैं, वो मैं आपको मिसालों के तरीके से समझा रहा हूँ। 14 में तकरीबन सारे आ जाते हैं जिनको मुस्तकिल तनख्वाह मिलती है। अब 21 में भी कुछ लोग वो शामिल हैं, मसलन जजेस हैं हमारे ऑनरेबल, मुस्तकिल मुलाजिम होते हैं, और ये आर्मी के अफीसर हो गए। लेकिन इसमें कुछ उन लोगों को जैसे रूटीन में बज़ाहिर हमें वो हुकूमती मुलाजिम नजर नहीं आते, लेकिन कानून ने उन्हें उनका दर्जा दे दिया है। मजीद अगर क्लैरिफिकेशन हुई इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, लेकिन तो कल के सबक से ये हो गया। लेकिन जो लेक्चर मैंने मंतिक, कानून मंतिक, लॉजिक पर दिया था, उसका थोड़ा सा वैसे मैंने कहा कि एक तो आप लोगों को रिवाइज हो जाए और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री का भी पता चल जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं फिसागोरस। मैथमेटिक्स में मसला फिसागोरस हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ था है, अब भी यकीनन होगा। उनके शागिर्द कौन थे? ये जो सीरीज आती है, तीन लोग, सुकरात, अरस्तु, अफलातून, और इनमें से सिकंदर आजम भी हैं शागिर्द, जो आखिरी इनका शायद ये तीसरे दर्जे में आते हैं, ये तीन लोग, अरस्तु, सुकरात और अफलातून। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इल्म ऐसा ऐसा आता गया। फिर ये जो इनका दौर खलीफा हारून रशीद का शायद दौर था, इसमें फाराबी हमारे बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, उन्होंने इस इल्म में दिलचस्पी ली। फिर उसके बाद आता है नाम अल बरूनी वगैरह का।
अब ये मुस्लिम हिस्ट्री में भी अगर आप देख लें, वेस्टर्न तो इसे एज ए सब्जेक्ट काफी ज्यादा इस चीज को अहमियत देते रहे हैं, लेकिन मुस्लिम हिस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा शुमार है। नाम है बो अली सीना का, हकीम बो अली सीना के इल्म मंतिक के बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा मकाम है, रुतबा है। अब इसे बेटा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस सारी बात से कि लॉजिक की जिसको समझ आ जाती है ना इसके असूलों की, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, किसी भी साइंस साइंस का तालिब इल्म है या इखलाकियात का है, आर्ट्स वगैरह का, तो थोड़ा सा लॉजिक के असूलों से देखे तो उस मजमून को समझने में उसे मावनत होती है। लेकिन ला का लॉजिक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। वो इस लिहाज से जमानत जज साहब लेते हैं, जजमेंट देते हैं, सजा करते हैं, बरी करते हैं, दावा डिग्री होता है, खारिज होता है, रीजंस देनी पड़ती हैं। अब रीजंस क्या है, दुरुस्त बात क्या है, दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त और गलत की गलती से बचना, ज़ाहिरिया और बातनी। अब जाय साहब उस नतीजे पर पहुंच जाते हैं ना, दोनों पार्टियां जो छुपा रही हैं जाय साहब से, ये सारे मंतिक के असूल हैं। तो 14 फ्रेंड्स मैंने आपको कल भी बताए थे। 14 फ्रेंड्स को लर्निंग में, इल्म सीखने में बेटा अपनी जिंदगी का मुख्तसर कहूंगा मकसद बना लें। जो भी डेफिनेशन पढ़ें, जो भी सेक्शन पढ़ें, शुरू में दिक्कत होगी। 25 साल 30 साल उम्र हो चुकी है, 35 साल आप जैसे स्टूडेंट्स की तकरीबन इसके इर्द गिर्द ही होगी। तो जो पहले जहन आदत बना चुका है पढ़ाई की, रट्टे लगाना, जल्दी पढ़ना, अपने मिजाज से पढ़ना आदि हो चुके हैं ना, उसको बदलना बड़ी रुकावट आएगी। मिसाल दे रहा हूं बहुत अदब के साथ। एक बंदा मुस्तकिल चाय का आदी है या कोई स्मोकर है, उसे छुड़वाएंगे, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, उसके दिमाग में बड़ी जस्टिफिकेशन आएंगी। इवन देन बहुत अदब के साथ गुजारिश है, शरीयत को भी ले आएगा कि ये फेल मबाह है स्मोकिंग। कहेंगे सेहत का, हाँ जी सेहत का तो है नुकसान, लेकिन ये मबाह है जी। बेटा ये 14 असूलों को ना अपना वे ऑफ लर्निंग थोड़ा सा चेंज कर लो, तब्दील कर लो इल्म सीखने का तरीका। ये सदियों की तहकीक है। जो 14 असूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जितने भी बड़े नाम हैं, अल बैरूनी को ले लें, यही मौलाना अबू अली सीना को ले लें। अब देखें ना इन लोगों की खिदमात, साइंस में, फिक्का में, हदीस में, रियाजी में कुतुब लिख ली। क्या था बेटा, वो अच्छे तरीके से ना एक सब्जेक्ट को, एक डेफिनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते थे, उसका तलाक हर साइड पे कर। बायोकेमिस्ट्री क्या है, आप लोग जो साइंस समझते हैं, ये है बात सारी। अब 14 को ना कल बताया था डायरेक्टर जनरल एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी साहब क्या करें, पब्लिक पब्लिक का क्या करें, पब्लिक प्लानिंग करें। और दो लफ्ज मैं भूल गया था, वो आते थे डब्ल्यू और आर। अब देखे ना, डायरेक्टर जनरल, एलडीए, पब्लिक प्लानिंग, डब्ल्यू आर, इसको ना रट्टा लगाएं। जब ये 14 अल्फाज आपको याद हो जाएंगे ना, लेटर्स अंग्रेजी जबान के, तो इनको फिर देख लें। प्रैक्टिस है, आस्क है, डिजायर है, गेट इट फ्रॉम योर सेल्फ, वॉक अराउंड इट, एक्सपेरिमेंट करना, टीच, रीड, राइट, लिसन, ऑब्जर्व, पुट इन ऑर्डर, डिफाइन, रीजन। बेटा ये ख्वाहिशात हर किसी की हैं कि मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है। ख्वाहिश में तो अपने आप को सदर पाकिस्तान बना लो, अमेरिका का सदर बना लो, लेकिन बेटा उस ख्वाहिश पर अमल दरामद। पहले बताया था, बुजुर्ग फरमाते हैं कि आपका जी मकसद जिंदगी का क्या है, जी ये है। फिर देखेंगे जी पिछले जो 2 दिन है आपके, पिछला दिन है 24 घंटे थे, बेटा इस मकसद को कितना वक्त दिया आपने नेक नियति और खुशी से, डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन क्या था कि फ्रेश माइंड थे, खुशी से पढ़ा। क्या उस मकसद की खुशी भी है उसको हासिल करने में, जिसे डिजायर कहा जाता है। आप खुद ही इस चीज के मुनसिफ होंगे, आदिल होंगे,
कि आपके मकसद में कितनी सच्चाई है या नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की रहमत से हम नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, डेफिनेशन पोर्शन है। आगाज फिर वहीं से करूंगा। कहते हैं कि जितनी तरक्की कर लो, जितना पढ़ लो, लेकिन सवाल नमाज का ही होगा। नमाज बुनियाद है, आगाज है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेहतरीन गवाही है। नमाज की आदत शुरू करें तो बाकी सारे मामलात ठीक हो जाते हैं। अल्लाह की गैबी मदद रहमत उस इंसान पर शुरू हो जाती है, सारे अमाल ठीक हो जाते हैं। नमाज की बात इस वजह से की बेटा पाकिस्तान पिनल कोड की डेफिनेशंस की ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को बता चुका हूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा जजमेंट का सेक्शन 21 से लेकर 39 तक, इसमें कोई 2-4 जजमेंट्स में सिलेक्ट कर लूंगा। उसमें भी यकीनन आप लोग इन डेफिनेशंस को ही देखेंगे, समझेंगे। डेफिनेशन बेटा पोर्शन अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल कर लो। 14 फ्रेंड्स को जहन में रख कर, ये 14 फ्रेंड्स आपको कभी जिंदगी में धोखा नहीं देंगे। इनको पक्का दोस्त बना लो, इनको अपना माँ बाप समझ लो, बहन भाई समझ लो, माँ बाप समझ लो, जो आपके दिमाग में भी नहीं आ सकता। और अल्लाह का ये निज़ाम है, ये हो ही नहीं सकता कि ये आपसे नऊज़ो बिल्लाह धोखा कर सकते हैं। बेटा 14 फ्रेंड्स आप लोगों के यही है। अब हम आ रहे हैं अपने मौजू की तरफ। शुरू में थोड़ा सा आप लोगों को जैसे बताया आदत है बेटा, देखिए ना, अब मैं मिसाल देता हूँ, पहले मिनट में जी सेक्शन शुरू कर दें। जी ये है जी 22, इसमें ये है, इसमें वो है। बेटा ये वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे जाए ना, बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, हद से ज्यादा। वो बहुत ज्यादा काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत बेहतर हैं। हम तो वैसे ही बस गपशप के लिए, एक वक्त गुजारना है ना, चलो एक अल्लाह की रजा के लिए कुछ वक्त बंदा वक्त गुजार ले टूटे फूटे अल्फाज के साथ। बेटा हमारी कोई औकात नहीं है, बस आप लोगों की मेहरबानी है, चलो ये गपशप का माहौल जारी रहता है। अब बेटा इसमें हम शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज सेक्शन 22 को। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है जी? The words movable property are intended to include, इससे क्या मुराद है कि आपकी वो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? मादी जायदाद, उर्दू में मादी, मादा से निकला है। इंटेंडेड शामिल है आपकी मादी जायदाद किसी भी तरह की, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग, सिवाय जमीन और चीज के, उस चीज के कौन सी? अटैच्ड टू द अर्थ are permanently fastened to anything which is attached to the earth। अब क्या है? प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की सिवाय जमीन के और उस चीज के जो जमीन के साथ अटैच हो, मुस्तकिल बुनियादों पर, fastened to anything which is attached to the earth। अब ऐसी चीज जो जमीन के साथ मुस्तकिल अटैच हो, और जमीन ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जमीन तो नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब दरख्त हैं, क्या है ये? मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं है। आप लोगों के घर मोटर पंप लगे हुए हैं, जमीन के साथ अटैच कर दिए जाते हैं परमानेंटली, चलो समझ लें। जो चोरी का पर्चा है मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कैसे हो जाता है? हम पीपीसी पढ़ रहे हैं। अब कोई शख्स दरख्त काट कर ले जाता है किसी के, दरख्त तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आते नहीं है, पर्चा कैसे हो जाता है? बेटा इस पर आपको ना जूरिस्प्रूडेंस पर जाना पड़ेगा। रीजनिंग, जूरिस्प्रूडेंस क्या है? कानून का सब्जेक्ट है जिसमें ना बेसिक्स दी हुई हैं, रीजंस दी हुई हैं। प्रॉपर्टी को कैसे समझा जाएगा?
कानून में तो बयान कर दिया है, ये तो कोडिफाइड लॉ है। जनरल डेफिनेशन कैसे होगी? कोई चीज वैल्यूएबल है वो प्रॉपर्टी है, इन मनी रकम में, या आपकी मोहब्बत है, देखी जा सके, टेंजेबल है, वैल्यूएबल, इसकी बहुत बड़ी तारीफ है। लेकिन इख्तिसार के साथ खुद ही बात खोली चोरी वगैरह की। बेटा जब दरख्त काट लिए जाते हैं वो मूवेबल बन जाती है, जब चोर मोटर उतार लेता है वो मूवेबल बन जाती है चीज। तो फिर पर्चा हो जाता है 379 का, 380 का, जो भी हालात हों। ये हमारा 22। 23 को देखें, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, नाजायज मफाद, नाजायज नुकसान उठाना। इंतहाई सादा तरीके से बेटा वजाहत करूंगा। एक अल्लू साहब हैं, बस पर आप सफर कर रहे हैं, जेब में मोबाइल है, साथ बल्लू बैठा है, उसने मोबाइल निकाल लिया है। अब अल्लू डिप्राइव हुआ अपनी प्रॉपर्टी से, हकदार नहीं था। बल्लू ने प्रॉपर्टी हासिल कर ली, वो भी उसका हकदार नहीं था, इलीगल ऑब्टेन किया और इलीगल लॉस हो गया अल्लू का। रॉन्गफुल गेन क्या जी? बल्लू ने जो हाथ मारा रॉन्गफुल गेन है। इस गेन बाई अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी। अब अनलॉफुल मींस है ना, गैर कानूनी तरीके से चोरी की है, जो कानून ने जिसे पीपीसी ने सजा करार दिया है। टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, बल्लू साहब इसके हकदार नहीं है। अब रॉन्गफुल लॉस अल्लू है, is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। अब अल्लू इस सलूक का हकदार तो नहीं है ना जो उसके साथ हुआ है। गेनिंग wrongfully, losing wrongfully। अब बल्लू ने क्या किया? गेन किया wrongful तरीके से। एडवर्ब को जरा देखा करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मौका देगा तो इंग्लिश की तरफ से भी थोड़ा सा आएंगे सीखने के लिए आप लोगों के साथ। अब लूजिंग रॉन्गफुली क्या है? अब अल्लू ने रॉन्गफुल लूज किया, बल्लू ने wrongful गेन किया। when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully, a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out। क्या kept out? of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। जब वो अल्लू महरूम हो गया अपनी उस जायदाद से। बेटा ये बहुत सिंपल है। 23 भी ये हमने पढ़ा अभी, wrongful gain, wrongful loss, gaining wrongfully, losing wrongfully, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मिसाल अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दी है। ये हमारा 23 है जी। अब 24 क्या है? शुरू में कहा है डेफिनेशन पे जोर दिया करें बेटा, हर चीज समझ आ जाएगी। वेरी सिंपल। कोई भी आप जब जुर्म देखें, 489F को देखें, डिसऑनेस्टली काफी दफा इस्तेमाल हुआ है। अब 489F की इंटरप्रिटेशन हुई है। शुरू में ये लॉ आया था, बहुत सख्ती पर अमल होता था। 5-10 लाख की जमानत होती थी जी, सुप्रीम कोर्ट तक पहले नहीं होता था, 2009 तक, जो ट्रेंड जो मेरे महदूद इल्म में है। उसके बाद रूटीन में जमानतें शुरू हो गई। रीजंस क्या? 3 साल तक सजा है, जुर्माना कुछ भी हो सकता है। पैसे का इस जुर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे अरबों रुपए का चेक भी है। ये रीजंस है ना, जस्टिफिकेशन है जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉज में दी है कि इंटेंशन देखी जाएगी। डिसऑनेस्टली क्या है? डिसऑनेस्टली बदनियती कहेंगे, क्या कहेंगे? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, नियत बद है। जो पाकिस्तान का लॉ है, जो ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है जिस चीज को, उसके अगेंस्ट आप जब काम करेंगे बदनियती से, वो आपकी डिसऑनेस्टी आएगी। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। अब वो खुद भी है मुल्जिम, wrongful gain खुद कर रहा है, wrongful loss किसी और को दे रहा है, is said to do that thing dishonestly। यही है ना, क्या कहा कि किसी से पैसे उधार मांगे कि जी मुझे आप 5 लाख रुपए दे दें, मुझे काम आते हैं, तो ये मेरा चेक ले लें।
हालांकि अनेस्ट फेयर डीलिंग हो रही है। 5 लाख ले लिए, चेक दे दिया फलां तारीख को, चेक डिसऑनर हो गया। दिमाग में बद नहीं आती थी ना कि बस उसको लूटना है, पैसे नहीं देने। सिंपल मिसाल बेटा 25 को देख लें। फ्रैजुलेंटली फ्रॉड क्या है? फरेब, धोखा। फरेब और धोखे में क्या फर्क है? आंखों का धोखा होता है कोई? जब हम लोग गर्मियों में सफर कर रहे होते हैं, बस पर हैं या कार पर हैं या ट्रक पर हैं, तो सड़क पर हमें पानी नजर आता है। साइंस क्या कहती है? शराब, मिराज। मिराज अंग्रेजी का वर्ड है यकीनन। बेटा इसमें ना दिलचस्पी लिया करें, नेचुरल साइंसेज में बड़ा मजा आता है। ये हमने पढ़ा है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है, हम जैसे नाअहल लोग नहीं समझ सकते इस निज़ाम को। हालांकि असातिज़ा कराम तो बेहतरीन कोशिश करते हैं। रट्टे का अमूमी तौर पर निज़ाम है, मार्क्स लेने का चक्कर होता है, कंसेप्चुअल नहीं होता। वैसे ही जहन में आ गया कि आंखों का धोखा क्या होता है, आंखों का फरेब क्या होता है। फ्रैजुलेंटली, a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। अब हम इसको क्या समझेंगे, फरेब को? फरेब क्या है? A person is said to do a thing fraudulently। अगर कोई इंसान, जो पीपीसी में डिफाइन किया गया है, जब हम इसको मजीद देखेंगे कि आप किसी को रॉन्गफुल बेटा लॉस करेंगे ना, इलीगल, जिसे ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। 420 क्या है? धोखा देना। जायदाद के मामले में, मूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में वो चीज असल नहीं है लेकिन उसको असली करार देना, फ्रॉड में आता है। अब आगे भी हम देखेंगे, काउंटरफीट में भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फ्रॉड ये है कि आपकी नीयत नहीं है, जबान साथ नहीं दे रही, लेकिन किसी को बावर कराने की कोशिश की है कि भाई ये ऐसा है, और वो इंसान उस ऐसा पर अमल कर ले, तो आपने उसके साथ फ्रॉड कर लिया। 26 रीजन टू बिलीव। बेटा पूरी दुनिया का निजाम रीजन टू बिलीव पर ही घूम रहा है। कैसे? रीजंस हर हुक्म की। जज साहब पाबंद हैं। स्पीकिंग ऑर्डर क्या है? जजमेंट बोले इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ। रीजंस बेटा इस पर बहुत तहकीक करें आप लोग। बावर कराने की वजह, रीजन टू बिलीव। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। एक शख्स को कहा जाएगा कि वो माकूल वजह रखता था, रीजन टू बिलीव, माकूल वजह रखता था किसी चीज की, if he has sufficient cause to believe that thing। अब देखें ना, आप लोगों ने दीगर लाज में पढ़ा है, जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है, सफिशिएंट काज क्या है, रीजनेबल काज क्या है। बेटा ये अंग्रेजी के खूबसूरत लफ्ज हैं, इनका फर्क देख लिया करें, हमेशा आप लोगों के काम आएगा अमली जिंदगी में भी। कि आपको बावर कराने की वजह, बावर कब कराया जाता है? बावर, बे अलिफ बा वाओ रे, बावर, कि जब आप किसी को आगाह करें नताइज से कि जी मैं आपको ये बावर करा रहा हूं कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, मेरा ये मसला हो गया है, मैं ये काम कर रहा हूं, इसे बेटा रीजन टू बिलीव कहा जाएगा। रीजन टू बिलीव, बावर करने की वजह, माकूल वजह कि आपने
कोई काम किया है तो आपके पास क्या वो रीजन टू बिलीव थी या नहीं थी। एक्सेप्शन में आप चले जाएंगे जब मुख्तलिफ लाज में जब मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन होती हैं उसमें कि क्या इस इंसान का ये फेल ठीक था या नहीं था, या नियत इसकी ठीक थी या नहीं थी, उससे आप रीजन टू बिलीव की साइंस में चले जाएंगे। सफिशिएंट काज, कि काज क्या है, काज इफेक्ट एक्ट है, हर अमल का एक रद्द अमल है। आपने जो अमल किया उसका एक रद्द अमल आया, क्या आपको वो करने के आपके पास माकूल वजह थी जो आप ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये काम किया है। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टी एंड पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट। अब कोई जायदाद बीवी के कब्जे में है, मुलाजिम क्लर्क हो गया, क्लर्क हो गया अमूमी तौर पर जो हम इंटरप्रेट करते हैं कि जी ऑफिस वगैरह में क्लर्क वगैरह रखे जाते हैं, हिसाब किताब के जो मुंशी कहा जाता है, जिसे मुलाजमीन होते हैं घरों के कामों के लिए। अब अगर इनके पास कोई जायदाद है ना, प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ अ पर्सन वाइफ क्लर्क, तो ये ऐसे समझा जाएगा कि वो जो मर्द है ना उसका घर वाला सरबराह, मसलन जो मेल है उसकी बीवी के पास गाड़ी है, मिसाल बेटा मैं दे रहा हूँ, मुलाजिम है, क्लर्क है, उसके पास कोई जायदाद है, तो कानून की नजर में ये समझा जाएगा कि ये उस बंदे की मलकियत है। बेटा इसमें बहुत बड़ी साइंस है इस डेफिनेशन में। जब हम नेग्लिजेंस पर आते हैं, एक्ट्स वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आते हैं, बहुत बड़ी साइंस है इसमें, इंटरप्रिटेशन बड़े लेवल पे होती है। अब नैब को आप देख लें, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट को देख लें, बहुत गिर्द घूमेगी ये डेफिनेशन, ये इतना आसान नहीं है बज़ाहिर, लेकिन हमने प्लेन रीडिंग आसानी से चलना है, कानून बहुत आसान है, समझ से चलें तो कोई रैकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, पर्सन आ गया, एक्सप्लेनेशन क्या है। अब देखें ना, कोई आर्जी तौर पर अगर किसी बंदे को मुलाजमा दी गई है, मिसाल दे रहा हूँ, कोई फैमिली मरी जाती है, वहाँ होटल में रिहाइश कर लेते हैं, वहां से वो कोई बंदा रख लेते हैं कि एक हफ्ते के लिए हमने आपको अपना मुलाजिम रखा है, तो आप हमारा ये खाना भी पकाएंगे, हमें सैर भी कराएंगे, गाड़ी भी चलाएंगे। आप वो गाड़ी का पेट्रोल डलवाने जाता है तो पता चलता है कि कोई और, कहते हैं पंजाबी ने कटा खोल देता है नवा, तो उस चीजों को बज़ाहिर कवर करने के लिए ये किया गया है। लेकिन अब जदीद दौर है जो अमूमी तौर पर अब हमारे माशरे में शादियां होती हैं, बेटियों की जायदादें होती हैं, उस पर वो एक्सप्रेसली वो सारा कुछ अंडरस्टूड किया जाता है, वो भी हालात वाकयात अक्सर सामने आ जाते हैं। अब ये काउंटरफीट क्या है, जालसाजी। बेटा ये जो सिक्के हैं ना या नोट हैं, वैसे ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैली बना लेना, अक्सर अखबारों में नहीं पढ़ते जी जैली कर्नल पकड़ा गया, इम्पर्सोनेशन क्या है, 419 418 वगैरह हैं ये सिक्के जैली बनाना। Who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। अब क्या है काउंटरफीट, जालसाजी करना, एक चीज को दूसरी की ऐसी तशबीह देना चीज की, कंपनीज होते हैं ना, बोतलें जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या साबुन आते हैं मार्केट में, पहले एक मार्केट में बहुत मशहूर साबुन है, उसका ही मिलता जुलता बना दिया। क्या है ये, ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स क्या है, ब्रांच ऑफ लॉ है, ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉपीराइट्स वगैरह के हैं, स्पेशल लॉज कुछ हैं, ये उन चीजों को बेटा डील करते हैं। अब देखें ना उसके जहन में है क्या, कोका कोला है जी, एनर्जाइल है, कि it is likely to that deception will thereby be practiced। Explanation: it is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact। अब ये 100% नहीं होना चाहिए बेटा, ये ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स के जो मामलात आते हैं ना, इनका बकायदा अलहदा फोरम है, वो एक अलहदा वो बनते हैं। अभी फिलहाल शायद आप लोगों के सिलेबस में भी ये चीज शामिल नहीं है, कि जहन में ये ना हो कि ये मैं ऐसी चीज बना रहा हूँ लेकिन वो उससे मिलती जुलती हो, एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन टू क्या है, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby। अब जो खरीदार है ना चीज का या सिक्का लेने वाला, मिसाल दे रहा हूं, presumed until contrary is proved,
दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाई, के धोखा इस तरह किया गया है। बेटा मार्केट में हम मुख्तलिफ चीजें लेते हैं ना, ज़राई आलात होते हैं, हमारे घरों के इस्तेमाल की चीजें होती हैं, असल समझ के दे देते हैं, धोखा होता है, इससे ये मुराद है। अनटिल द कंट्री इज प्रूव्ड, जब तक कि इसके मुखालिफ कोई बात ना आ जाए, कोई रीजन ना आ जाए। द पर्सन फॉर काजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग इंटेंडेड by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। जहन में है कि धोखा दिया जा सकता है, धोखा खा सकते हैं। नेक नीति ये नहीं है कि आप उस जैसी चीज बना लें, लेकिन कल को मैटर इशू ऐसे आ जाते हैं, क्लेम आ जाते हैं ना कि जी गुडविल जो वेल होती है, अमूमी तौर पर गुडविल होती है कि जी हमारा ये इदारा कंपनी सदियों से आ रहा है, 50 साल से आ रहा है, 30 साल से, तो इन्होंने ये काम कर दिया है। ये उस सेंस में आता है जालसाजी, जैली बनाना। अब बेटा 29 को आप देख लें, डॉक्यूमेंट की आपने डेफिनेशन कानून शहादत में भी पढ़ी है, इसमें भी पढ़ी है, और भी दीगर लाज में दी गई है, तकरीबन मिलती जुलती है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखें ना, फायदा है, एक डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल याद कर ली तो वो दीगर में भी आपकी काम आती रहेगी। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स फिगर मार्क्स। बेटा ये हरूफ होते हैं ना, फिगर्स होते हैं लिखे हुए, ABC लिख दें, 558 लिख दें, या कोई और निशान वगैरह बना लें जो शहादत के लिए इस्तेमाल किए जा सकें, उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। Explanation क्या, it is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence intended to or may be used in a court of justice or not। अब मिसाल है, writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is a document। कैसे, a check upon a banker is a document। बेटा कोई भी दस्तावेज है ना, उसके आगे पीछे आप कुछ लिख दें, वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। अक्सर ही वसूली का होता, जी दुकानदार से जी उधार एक चीज ली, 4000 का जी घर का अनाज का सामान है, उधार है, जब देने गए उसे रसीद दिखाई कि भाई आप इस पर अपनी वसूली लिख दें। चेक होते हैं, चेक के पीछे कुछ लिख दिया जाता है बाज़ औक़ात। अब पावर अटर्नी, बेटा ये डॉक्यूमेंट का आप लोगों को कानूनी शास्त्र में बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं, लेकिन इस लिहाज से भी आप समझ लें, मैप और प्लान इसका भी बताया गया है। अब देखें ना, फर्क आ जाता है, उसके फिर इंटरप्रिटेशन का लंबा मामला आ जाता है कि जी जो डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया है कानून शहादत में और जो पीपीसी में है, कौन सा समझा जाएगा, इंटरप्रिटेशन कोई आएगी कौन सी, लेकिन प्रिवेल हमेशा कानून शहादत आएगा जब शहादत का मामला आ जाएगा तो। लेकिन अच्छे तरीके से समझा भी जाता है इस चीज को, जजमेंट्स काफी ज्यादा हैं जिस पर दोनों में अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, तो बाकी ये आसान ही है, आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जी ये है जी डॉक्यूमेंट की हमारी 29। अब जी आ जाए 30 पर, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी का आप लोगों को मफहूम तो है ना पता, सिक्योरिटी कब देते हैं, क्यों देते हैं। जमीन है ना, रहन रख लेते हैं, पैसे जरूरत है फैमिली को, गाड़ी के कागज किसी बंदे को रख लिए, ताल्लुक वाले को, कि जी थोड़ा से पैसे जरा ज्यादा दे दीजिएगा, या इतमाद होता है, कहते हैं जी ले लें लेकिन मुझे गाड़ी के आप कागज दे दें, मिसाल दे रहा हूँ। बैंक्स में हम अक्सर करते हैं, जेवरात वगैरह रख लेते हैं, बैंक से कर्जा ले लेते हैं, क्या है ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब ये कीमती कफालत, सिक्योरिटी को आप कफालत के मीनिंग में ले लें, वैल्यूएबल कीमती। अब ये किस चीज को ज़ाहिर कर रहा है, पर्पस टू बी अ डॉक्यूमेंट। अब क्या, वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट, अब ये ज़ाहिर करता है किसी दस्तावेज को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब देखें ना, जो मैंने आप लोगों को बेटा मिसालें दी हैं, उससे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनता है ना, जिस पर ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। अब जो कंपनीज हैं वो कर्जे लेती हैं, उसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी है, डिबेंचर का आप लोगों ने शायद सुना होगा, डिबेंचर क्या होता है। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज आर पर्पस टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाई एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड एक्सटेंडेड ट्रांसफर्ड। क्या हो गया बेटा, एग्रीमेंट टू सेल में वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ, लेन देन है, जमीन का सौदा हुआ, टाइम पे पेमेंट नहीं हुई, आगे तौसीह दे दी, या मार्टगेज वगैरह प्रॉपर्टी कराई थी, टाइम फिक्स था, थोड़े पैसे हो सके हैं और नहीं दिए, उसको एक्सटेंड करा लिया। जो मार्टगेज
डीड लिखी जाती है, या मूवेबल प्रॉपर्टी को आप समझ लें कि ये जो जेवरात वगैरह बैंक्स वगैरह जो सिक्योरिटी लेते हैं, डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, क्रिएट हो गया राइट, किसके हक में किसके खिलाफ, एक्सटेंड वुसअत हो गई अगर टाइम पे पेमेंट नहीं होती या टर्म्स एंड कंडीशन में तब्दीली आ जाती है, ट्रांसफर मुंतकिल भी हो जाते हैं हकूक, क्या लिख दिया अगर साल तक नहीं दिए पैसे तो जायदाद आपकी हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड पाबंदी भी लगाई जाती है, खत्म भी किए जा सकते हैं, कैसे, जब वो आप लोगों की मुकम्मल होगी ट्रांजैक्शन पेमेंट वगैरह हो गई, आखिर में लिख दिया जाता है कि जब हमारा मुआहदा खत्म शुरू में जो हुआ था वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बाबत आर रिलीज, या अगर अदा कर दी हर चीज तो आप एनओसी वगैरह ले लेते हैं, रिलीज हो गई, और वेयर बाई एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी, कि वो बंदा लीगल लाइबिलिटी के ताबे है, हैज नॉट सर्टन लीगल राइट, या उसके पास कोई हक नहीं है। अब ये बैंक वाला मैंने आपको शुरू में चेक वगैरह का बता दिया, उस पर लिख देते हैं, या चीज़ों के जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ लेन देन होते हैं उस पर लिख देते हैं, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आप समझ लें, दस्तावेज मुख्तलिफ तरह की, ये जो हमारे तिजारती मामला दुकानदारों वगैरह के होते हैं, काफ़ी सारे मिसालें दे चुका हूँ, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। विल बेटा वसीयत को कहते हैं, द वर्ड्स विल डिनोट एनी टेस्टामनी डॉक्यूमेंट, जो विल नामा हो तो वसीयत नामा उसको हम विल कहते हैं। अब देखें, वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्रेरी intention appears from the context. Words which refer to acts done extend also to illegal omission. बेटा मिसाल इसकी आगे आएगी, कैसे, अब एक किसी साहब का कोई मुलाजिम है, मुलाजिम पर इल्ज़ाम है कि इसने साहब के घर से 2 लाख भी चुरा लिए हैं, मोबाइल भी चुरा लिया है, मुलाजिम को वो इलीगल कन्फाइन कर लेते हैं, किसी कानूनी रास्ता नहीं अख्तियार करते, उसे जिस्मानी तशद्दुद करते हैं, खाना पीना उसका हर चीज़ बंद। अब देखें, मालिक पाबंद है अपने मुलाजिम को खाना देने का, लेकिन उसने नहीं दिया, फिर तीसरे चौथे दिन जब मुलाजिम नहीं मानता, तशद्दुद बहुत ज्यादा करते हैं, वो मर जाता है। अब इलीगल अमिशन क्या हुई, खाने देने का पाबंद था, खुराक नहीं दी, इलीगल एक्ट क्या है, उसे कत्ल कर दिया मार मार के। वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल अमिशंस, एक्ट जो आपका क्रिमिनल एक्ट है इसमें इलीगल अमिशन भी शामिल है, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड। ये इंशाल्लाह ताला पूरे पीपीसी में ही आप इस तरह की डेफिनेशन वगैरह एक्सेप्शंस वगैरह आएंगी इंशाल्लाह ताला। एक्सेप्ट वेयर contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omissions। बेहतरीन तरीके से वजाहत कर दिया बेटा। अब देखें एक्ट ओमिशन, द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। क्या मिसाल देता हूं, आप देखें ना स्टेक्स जो मिसालें आप लोग पढ़ेंगे, एक बंदे को जी 30 या 40 सोटियां मारी गई, सीरीज ऑफ एक्ट्स है ना, हाथ पर सीरीज ऑफ एक्ट्स है, सिंगल एक्ट शुमार होगा। द वर्ड omission denotes as well as a series of omissions as a single omission। 3 दिन खाना पीना नहीं दिया, पानी देना था रोजाना, कितने दफा खाना देना था, अब ये सिंगल omission है जिसकी वजह से काज और इफेक्ट हुआ। बेटा 34 बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है। कैसे, बहुत ज्यादा आप लोग देखेंगे जब एक से ज्यादा और 4 तक लोग कोई ऑफेंस करते हैं, 452 है, 302 है, सेक्शन 34 लगाया जाता है। वकला साहबान अक्सर बहस में कहते हैं ये दुम चला है, दुम चला, दाल मीम चला। उर्दू में देख लीजिएगा या बुजुर्ग वकला से पूछिएगा कि जी आर्गुमेंट में अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये दुम चला है जी, था अकेला ही, इल्जाम सिर्फ अकेले पर है, ये साथ दुम चला लगा दिया गया है। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। बेटा क्या है ये कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट पर बाद में जाएंगे, लेकिन इसका फर्क देख लें। नियत मुश्तरका, गर्ज मुश्तरका, जब 2 या 3 लोग ना इकट्ठे हों, सोच लें एक के हाथ में पिस्टल है,
दूसरे के हाथ में कलाशनकोफ है, तीसरा कहता है मैं बाहर निगरानी करूंगा, आप अंदर डकैती रॉबरी करने जाएं, कोई मसला हुआ, कोई बाहर से पुलिस आएगी, कोई हमसाया आएगा या घर वाला कोई इनका बंदा लेट पहुंचेगा तो फौरन आप लोगों को बता दूंगा। अंदर फायर हुआ, कत्ल हो गया। जहन में आया था अगर कोई मामला हुआ खड़काना पड़ा तो बंदा खड़का देना, कत्ल करना पड़े तो कत्ल कर दीजिएगा, लेकिन सलामती से वापस हमने तीनों ने इकट्ठे जाना है। अब क्या हुआ, घर में दाखिल हो गए, एक जिसके हाथ में क्लाशनकोफ है घर में दाखिल हो गया, दरवाजा खोला, साहब खाना सोए हुए थे, रात का टाइम है, क्लाशनकोफ निकाल ली, दिखाई उनको, दे दो जो सब कुछ है। किसी ने लड़ने की कोशिश की, वहीं फायर किए, एक बंदा मार दिया, तीनों भाग गए। बेटा आम जनरली 302 के साथ 334 लगेगा जब तफ्तीश होगी तो। Criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all. Each such person is liable for that. नियत मुश्तरका थी, घर से सोच कर रहे थे, नतायज का सब पता था कि ऐसा करना है। इन द सेम मैनर एज इफ इट, जो बार पहरा दे रहा था ना, ऐसे समझा जाएगा कानून की नजर में इसने भी फायर किया है, ये भी शामिल था। 35 को देखें, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। क्या क्या है ये, whenever an act which is criminal only by reason of its being with the criminal knowledge or intention। बेटा मिसाल देखें, गाड़ी चला रहे हैं आप लोग, फैमिली के साथ जा रहे हैं, आगे कोई जनाजा पढ़ना है, कहीं पोतीदगी है या शादी पर जाना है, लेट हो रहे हैं, अब स्पीड है जी 140 150 160 की, आम सी रोड है, इंटेंशन नहीं अल्लाह ना करे कत्ल करने की, इंटेंशन नहीं है कोई नुकसान करने की, लेकिन अल्लाह ना करे बहुत बुरा नतीजा सामने आ जाता है, समझ गए रोड एक्सीडेंट की सूरत में। अब इंटेंशन थी या नॉलेज था, इंटेंशन नहीं थी विद द क्रिमिनल नॉलेज, लेकिन इतनी तो खुदा ने बसीरा दी है ना ड्राइवर साहब को, इतनी स्पीड से चला रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। इज डन बाय सेवरल पर्संस, ईच ऑफ सच पर्संस हु जॉइन्स इन द एक्ट with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner if the act were done by him alone। अब कैसे, और मिसाल देखें, दो लोग हैं, एक के हाथ में पिस्टल है, कहते हैं जी आप ना जरा जाएं अंदर, एक ही बंदा है इस वक्त अहले खाना में से, पैसे भी उसके पास पड़े हैं, बस उसे डराना धमकाना है, कत्ल नहीं करना, फायर नहीं करना। अंदर वो जाता है तो मामला खराब हो जाता है, फायर करता है, टांग पे फायर लग जाता है। अब जो दो साहब थे, इंटेंशन थी फायर नहीं करना दोनों की, लेकिन एक साहब ने खड़का दिया, कर दिया फायर, बेटा क्या समझा जाएगा। 35 को हमेशा इस लिहाज से जहन में रखना है। 36 क्या है, इफेक्ट्स काज्ड बाय पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। अब वही मिसाल जो मालिक की और नौकर की, मुलाजिम की दी है, whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of the effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। अब देखें ना, A intentionally causes Z's death partly by illegally omitting to give Z food। बेटा इसका अच्छे तरीके से 36 की मिसाल दे चुका हूं। 37 की तरफ आ जाएं, cooperation by doing one of several acts constituting an offense when an offense is committed by means of several acts। whoever intentionally cooperates, ताउन करता है। अब देखें ना, दो तीन लोगों ने तैयार कर लिया कि इस बंदे को जहर से देना है, लेकिन जहर ऐसा ऐसा देखना है, देना है, फौरन नहीं देना। डॉक्टर से पूछते हैं, मेडिसिन ऐसी ले लेते हैं कि अगर इसकी 4 खुराकें दे दी गई बंदा मर गया, तो 4 लोगों ने तैयार कर लिया, एक बंदे ने अपने हिस्से की दे दी, दूसरे ने अपने हिस्से की, नियत एक थी लेकिन नतीजा एक हुआ। क्या समझा जाएगा कि चारों इसमें शामिल थे। मिसाल को देखें, ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड by severally and at different times, giving him small dose of poison। A and B administer the poison according to the agreement
with intent to murder Z. Z dies from the effects of the several doses of poison so administered to him. Here A and B are intentionally cooperate. जब देखे ना दोनों में नियत मुश्तरका कर ली कि बंदे को मारना है, लेकिन इस तरीके से वो बेटा इसमें समझा जाएगा. They are both guilty of the offense, though their acts are separate. अगरचे अलग-अलग एक्ट्स किए हैं, लेकिन दोनों इसके जिम्मेदार हैं. अब इसमें ना मिसालें जरा गौर से देख लें, एक जरा थोड़ी सी इसमें है जो आप लोगों को घबराएगी. A and B are joint jailers and as such have the charge of Z, a prisoner, alternately for 6 hours at a time. अब ये दोनों जेलर हैं, जेल के अफसरान हैं. अब उसमें एक कैदी है. A and B intending to cause Z's death, knowing cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supply to them for that purpose. Z dies of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z. अब देख लें ना, अमेट के इसको खुराक ही नहीं देनी, इसको कत्ल करना है, मारना है बगैर खुराक के, दोनों बराबर के जिम्मेदार हो गए. बी हमें बता रहा है सी. अब सी डेफिनेशन को देखें, इलस्ट्रेशन को, मिसाल को. A jailer has the charge of Z, a prisoner. A intended to cause Z death. अब देखें ना, अल्लू है, जेलर साहब हैं ये. अब जल्लू, Z से है जल्लू, ZALLO, ये बेचारा कैदी है. A intending to cause जल्लू डेथ. अब अल्लू Z की डेथ काज करना चाहता है. ओमिट्स टू सप्लाई Z विद फूड, उसे खुराक नहीं देता. नतीजतन क्या होता है कि वो बहुत कमजोर हो जाता है. अब उसकी कमजोरी इतनी नहीं है कि उसकी मौत हो जाए. मीनवाइल अल्लू साहब मुलाजमा से फारिग कर दिए जाते हैं. अब उसके बाद बल्लू आ जाता है, दूसरा जेलर. अब ये क्या करता है, अब इसने भी उसे खुराक नहीं दी, लेकिन इसका अल्लू के साथ कोई ताल्लुक नहीं था. अल्लू ने इसे बताया नहीं था कि इसको भूखा मारना है, लेकिन बल्लू की ये गलती है, इलीगल अमिशन है, जुर्म है, किसने खुराक नहीं थी जल्लू को. जल्लू फौत हो गया. अब देखे ना, कत्ले अमद किस पर होगा, अल्लू पर होगा. बल्लू पर अटेम्प्ट आएगी. अब इंटेंशन अल्लू की थी. A illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause Zallu death. Zallu dies of hunger. B is guilty of murder, but Allu did not cooperate with B. Allu is guilty only of an attempt to commit murder. Sorry, माफी चाहता हूं, इसको ना मिसाल को थोड़ा सा हेर फेर कर गया हूं. दोबारा सुने. A jailer has the charge of Z. अल्लू है, जेलर है, ये जल्लू का इस पर चार्ज है. जल्लू कैदी है, रहता है किसी जेल में. मिसाल दे रहा हूं, लाहौर की है जेल, वहां पर अल्लू साहब सुप्रिटेंडेंट है, जेलर है, ये अफसर है, वहां जल्लू कैद है किसी जुर्म में. अब अल्लू चाहता है इंटेंडिंग टू काज जेड डेथ, ये जल्लू को मारना चाहता है, उसे ये खुराक नहीं देता. नतीजतन जल्लू की जिस्मानी सेहत बहुत कमजोर हो जाती है इस भूख की वजह से, जो कि मौत होने के लिए काफी नहीं है, वो सिर्फ कमजोर हुआ है. अल्लू अब इस वजह से डिसमिस हो गया नौकरी से, और उसके बाद बल्लू साहब आ गए, दूसरे जेलर अल्लू की जगह. बी विदाउट कोल्यूजन और कॉपरेशन. कोल्यूजन यह है कि बामी आपस में मेल मिलाप हो जाए, नियत हो जाए ना कि ऐसे काम करना है, या कॉपरेशन ताउन. विद ए अल्लू के साथ इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड, वो भी उसे खुराक नहीं देता. अल्लू के साथ बगैर किसी मुआहदे के, गैर कानूनी. knowing that he is likely thereby to cause Z's death, Z dies of hunger. अब देखें, बल्लू इज गिल्टी ऑफ मर्डर.
but Allu did not cooperate with Ballu. Allu is guilty only of an attempt to commit murder. अल्लू पर सिर्फ क्योंकि वो उसके होते हुए ना बंदा नहीं मरा, बंदा बल्लू के होते हुए मरा था, इस वजह से बल्लू पर ये इल्जाम आ जाएगा। अब 38 को देखें, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस where several persons are engaged or concerned in commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. Illustration. अब क्या है? A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder. अब बेटा पता है क्या सुने? अब एक बंदे ने ना दूसरे पर अटैक कर दिया, गुस्से में, शदीद गुस्से में, उसकी वो मौत वाक़ई नहीं करना चाहता, लेकिन जो इसका मुशीर है ना, वो बज़ाहिर सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके कान भरे हुए हैं कि यार इसे कत्ल कर दो, तुम्हारा इस बंदे को कत्ल करना वाजिब फर्ज बनता है, इसे कत्ल कर दो। हालांकि जो उसका मुशीर है ना कातिल का, वो साइड पे है, मुशीर चाहता है लेकिन कातिल कत्ल करना नहीं चाहता, लेकिन कातिल को ऐसे भड़काया क्या है, कैसे? ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन। अब अल्लू अटैक करता है जल्लू पर अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन, इंतहाई शदीद गुस्से की हालत में, दैट हिज किलिंग ऑफ जेड, कि वो जल्लू की अगर डेथ कर देगा, वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड। अब ये बेटा कल्पेबल होमिसाइड को सिंपल समझे, इंशाल्लाह ताला बाद में वजाहत करेंगे। कत्ल अमद के अलावा आप समझ लें, मिसाल दे रहा हूं, तीनों कत्ल में आप फिलहाल ले आए समझने के लिए। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अच्छा, बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जल्लू, अब बल्लू की बदनीयती है जल्लू की तरफ, इन इंटेंडिंग टू किल हिम, और वो चाहता है उसे कत्ल करना, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, लेकिन वो डायरेक्ट सामने नहीं आना चाहता, अपनी बदनीयती को, गलीज नियत को सामने नहीं रखना चाहता। असिस्ट ए इन किलिंग जेड, अल्लू की मामनत करता है, मुशीर बना हुआ है ना एट अ टाइम फुल, मिसाल दे रहा हूं, खाना भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है, 2-4 आने भी जेब में डाल रहा है, मैं तेरा बड़ा मुखलिस हूं, बड़ा मुखलिस हूं तेरे बाप से भी बढ़कर, ये मुखलसी हो रही है, कत्ल पे उकसाया जा रहा है। Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. बेटा ये इंटरप्रिटेशन का इंशाल्लाह ताला बाद में ना मजीद जब हम कत्ल की अक़साम पढ़ेंगे ना, उसमें बेहतरीन तरीके से हक अदा करूंगा, लेकिन अब भी कोशिश की है। मिसाल देता हूं जी, बल्लू साहब साथ थे लेकिन हाथ नहीं उठाया, एविडेंस में बाद में सारे मामला सामने आ जाते हैं। बेटा कत्ल नहीं छुपता, तफ्तीश ठीक हो ना, एविडेंस ठीक हो जाए, नहीं छुपते कत्ल, हर चीज सामने आ जाती है, सारा नतीजा। अब 39 को देखें, वॉलंटरीली क्या है? रजामंदी से, मर्जी से। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of implying those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। मिसाल समझें, वॉलंटरली क्या है? एक है चोर साहब या रॉबर, चोर है या रॉबर है, देहातों में अक्सर ऐसा होता है, कहता है किसी घर में आग लगा देता हूँ, पूरी बस्ती वहां चली जाएगी, फलां घर में बड़े जेवरात पैसे पड़े हैं, जिस घर में आग लगे जा रहे हैं भी इनके करीबी रिश्तेदार, ये फौरन पहुंचेंगे, घर खाली होगा तो मैं वहां से चीजें लेके आ जाऊंगा, लेकिन उस बदबख्त को ये नहीं पता कि नतायज क्या निकलेंगे, घर को आग लगा दी तो कोई बंदा मर गया उस घर का। अब इसे देखे ना बेटा, इसको ना लुत्फ लेकर दुरूद शरीफ पढ़कर ऐसी डेफिनेशन पढ़ा करें कि अल्लाह की जात आप लोगों का नूर बसीरत वसी कर दे। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट, क्या है? अमल, रद्द अमल, आग लगाई जा रही है घर में, कुछ तो हो सकता है,
पता है क्या हो सकता है? व्हेन ही काजेज इट बाई मीन्स क्या? जराए आग। मीन्स क्या है? जराए हैं आग के। वेयर बाई ही इंटेंडेड टू काज इट, जो वो कोई करना चाहता था, बाई मीन्स विच एट द टाइम ऑफ इम्प्लाइंग, कि उसने जो मीन्स थे उसको अप्लाई कर दिया तो उससे डेथ हो गई। ये नतीजा निकल गया। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बेटा ये बुनियादी हैं, टाइम भी ज्यादा लग गया है, लाजमी से सुने, सवालात का इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे। अब देखें ना, जजमेंट को अगर मैं उस साइड पे आ जाता कितना वक्त लग जाता। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।